जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी में नाटक के तत्व और भेद। तो अपन इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा बस से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ पर नाटक के तत्व और भेद अपन पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग जुड़ जाइएगा इस क्लास से। तो आज का अपने यहाँ पर देखिएगा पूछा गया कि भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक के 3 तत्व माने गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने गए हैं, 3 तत्व माने गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्लास होने वाली है आपकी, तो पूरा अवश्य देखिएगा। भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक के 3 तत्व माने गए हैं। कौन कौन सा? वस्तु, जिसको कथानक बोलते हैं, नेता अर्थात पात्र, जिसको चरित्र चित्रण बोलते हैं, और तीसरा है रस। ये 3 माने गए हैं भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक के 3 तत्व। सुहानी जी, राजन जी, कल्पना जी। आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में नाटक के 6 तत्व माने गए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने गए, 3 माने गए। अब पाश्चात्य काव्यशास्त्र में नाटक के 6 तत्व माने गए। कितने? 6 तत्व माने गए। कौन कौन से हैं? वस्तु है, पात्र जिसमें चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, उद्देश्य और शैली। ये 6 जो हैं पाश्चात्य काव्य में नाटक के 6 तत्व माने गए हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा, आगे यहाँ पर पूछा गया है वस्तु यानी कि कथानक के भेद। अब यहाँ पर कथानक के भेद देखते हैं। तो भारतीय आचार्यों ने नाटक को अधिकारी यानी कि नेता, अभिनय, नाट्य प्रयोग, संवाद जिसको बोलते हैं, तथा लोक वृत्त के भेद से अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया है। किसको? वस्तु, कथानक को। कथानक के भेद हैं। देखिएगा, फल प्राप्ति की दृष्टि से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? तो देखिएगा, आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। अब आधिकारिक कथा क्या है? तो आधिकारिक कथा देखिएगा, नाटक के प्रधान फल का स्वामित्व अधिकार कहलाता है और उसका भोक्ता नायक अथवा अधिकारी होता है, तो उसे आधिकारिक कथा कहते हैं। आधिकारिक कथा देखिएगा, नाटक के प्रधान फल का स्वामित्व अधिकार कहलाता है और उसका भोक्ता नायक अथवा अधिकारी होता है। प्रासंगिक कथा देखिएगा, प्रासंगिक कथा के अंतर्गत प्रधान वस्तु की साधक एवं नाटक में प्रासंगत आई हुई कथा प्रासंगिक कहलाती है। तो ये जो है प्रासंगिक कथा किसे कहते हैं? प्रधान वस्तु की साधक एवं नाटक में प्रसंगित आई हुई कथा प्रासंगिक कहलाती है। ये क्या कहलाती है? प्रासंगिक कथा। अब अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, अभिनय की दृष्टि से कथाएं 2 प्रकार की होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए अभिनय की दृष्टि से कथाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। वह कौन कौन सी होती हैं? दृश्य और सूच्य। अभिनय की दृष्टि से कथाएं 2 प्रकार की होती हैं। वह होती हैं कौन कौन सी? दृश्य और सूच्य। देखिए, कथा वस्तु का जो अंश रंगमंच पर अभिनीत होता है वह दृश्य कहलाता है। कथा वस्तु का जो अंश रंगमंच पर अभिनीत होता है वह दृश्य कहलाता है। और सूच्य क्या कहलाता है? नाटक के अनावश्यक विस्तार के भय से अथवा साधनों की दुर्बलता से जिन दृश्यों को रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता उनकी सूचना भर दे दी जाती है, वह कथा का सूच्य अंश कहलाता है। सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। और ये 5 प्रकार की होते हैं। अब अर्थोपक्षेपक की बात करें तो अर्थोपक्षेपक 5 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पर सूच्य एक बार और पढ़ लेते हैं। दृश्य तो कथा वस्तु का जो अंश रंगमंच पर अभिनीत होता है वह दृश्य कहलाता है। सूच्य क्या कहलाता है? नाटक के अनावश्यक विस्तार के भय से अथवा साधनों की दुर्बलता से जिन दृश्यों को रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता उनकी सूचना दे दी जाती है, वह कथा का सूच्य अंश कहलाता है। अब सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं? अगर पूछा जाए, सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। अर्थोपक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं? अर्थोपक्षेपक आपके जो हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर देख लेते हैं। अर्थोपक्षेपक 5 प्रकार के: विस्कंबक, प्रवेशक, चूलिका, अंकाश और अंकावतार।
अब अपन पढ़ते हैं विस्कंभक को। देखिएगा विस्कंभक किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को विस्कंभक कहते हैं। किसको कहते हैं? बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को विस्कंभक कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रवेशक की। प्रवेशक किसे कहते हैं? इसके अंतर भी सूचना विस्कंभक की भांति दी जाती है, किंतु इसके सूचक पात्र अधम श्रेणी के होते हैं। कौन सी श्रेणी के होते हैं? अधम श्रेणी के इसके पात्र होते हैं। किसमें? प्रवेशक में। प्रियंका जी, विशाल जी, पिंकी जी। चूलिका किसे कहते हैं? चूलिका तो जिसमें पूछा ही जाता है, पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? चूलिका कहते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे। पर्दे की पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है चूलिका। क्या कहा जाता है? चूलिका। पढ़ते हैं अपन अंकाश को। तो अंकाश को देखिएगा, यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने का संकेत हो, वह अंकाश कहलाती है। समझ गए होंगे अंकाश किसे कहते हैं? यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने का संकेत हो, तो वह अंकाश से कहलाती है। क्या कहलाती है? अंकाश। अब आपसे पूछा है अंकावतार किसे कहते हैं? अंकावतार उसे बोलते हैं जहां प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक की वस्तु का प्रारंभ हो, वहां अंकावतार होता है। क्या होता है? अंकावतार होता है जहां प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक की वस्तु प्रारंभ हो, वहां पर अंकावतार होता है। तो ये आपके लिए याद रखना है। अर्थोपचेपक के 5 प्रकार होते हैं: विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकाश और अंकावतार। अब अपन यहाँ पर पढ़ते हैं कि नाट्य प्रयोग यानी कि संवाद के आधार पर कथा के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नाट्य प्रयोग के आधार पर या संवाद के आधार पर कथा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सर्वश्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य। अब आपके लिए बता दें सर्वश्राव्य किसे कहते हैं? सर्वश्राव्य देखिएगा, वह कथांश जो सबके अर्थात दर्शकों एवं अभिनेता के सुनने योग्य होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वश्राव्य कहते हैं। वह कथांश जो सबके अर्थात दर्शकों और अभिनेताओं के सुनने योग्य हो उसे सर्वश्राव्य कहते हैं। अश्राव्य किसे कहते हैं? अश्राव्य वह कथांश है जिसे कोई पात्र आप इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र ना सुन सके, उसे अश्राव्य या स्वगत इसी को कहा जाता है। इसी को जो है अश्राव्य या इसी को स्वगत कहा जाता है। किसके लिए? वह कथांश जिसे कोई पात्र आप इस ढंग से कहता है जिससे कोई दूसरा पात्र ना सुने, उसे अश्राव्य या फिर स्वगत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर अपन नियत श्राव्य किसे कहते हैं? तो देखिएगा, नियत श्राव्य वह कथानक है जिसे रंगमंच के कुछ चुने हुए पात्र ही सुने, सब नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? अगर पूछा जाए जैसे रंगमंच के कुछ चुने हुए पात्र ही सुने, सब नहीं सुने, उसे क्या कहते हैं? तो उसे नियत श्राव्य कहते हैं। वह कथांश जो सबके अथवा दर्शकों एवं अभिनेताओं के योग्य सुनने योग्य होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वश्राव्य। वह कथांश जिसे पात्र आप इस ढंग से कहता है कि जिसे दूसरा पात्र ना सुन सके, उसे क्या कहते हैं? अश्राव्य या स्वगत कहते हैं। तो ये आपको बता दें कि नाट्य प्रयोग यानी कि संवाद के आधार पर कथा के 3 भेद होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लोक वृत्ति की दृष्टि से कथानक के 3 प्रकार होते हैं। तो देखिएगा, लोक वृत्ति की दृष्टि से भी कथानक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। ये 3 होते हैं, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात में इतिहास, पुराण आदि से संबंधित या लोक प्रसिद्ध घटना से ली गई कथा व्याख्याता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रख्याता कहलाती है। प्रख्याता किसे कहते हैं? इतिहास, पुराण आदि से संबंधित या लोक प्रसिद्ध घटना से ली गई कथा को प्रख्याता कहती हैं। बिल्कुल सही। उत्पाद्य किसे कहते हैं? कभी कल्पना प्रसूत कथा उत्पाद्य कहलाती है। कभी कल्पना प्रसूत कथा क्या कहलाती है? उत्पाद्य कहलाती है। मिश्र, जिस कथा में इतिहास तथा पुराण का आधार तो लिया जाए किंतु रूपककार उसे अपनी उर्वर कल्पना के बल पर यथाभीष्ट रूप देता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मिश्र, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, ये 3 प्रकार माने जाते हैं लोक वृत्ति की दृष्टि से कथानक की।
अब अपन पढ़ते हैं कथा विन्यास। कथा विन्यास कथा विन्यास पढ़े तो कथा विन्यास के 3 आधार माने जाते हैं। कौन कौन से? कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति और संधि। अगर आपसे पूछा जाए कथा विन्यास के आधार कितने माने जाते हैं तो 3 आधार माने जाते हैं, कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति और संधि। अब कार्यावस्था क्या है? कार्यावस्था देखिएगा, कार्यावस्था कार्य की सिद्धि के लिए नायक की मानसिक दशा को ध्यान में रखते हुए समस्त कथानक के विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। अब इसको भी कार्यावस्था को जो है 5 भागों में किस प्रकार बांटा गया है? प्रारंभ, प्रत्न, प्रत्याशा, नियतापति और फलागम। ये आपने पढ़े होंगी। तो कार्यावस्था कार्य की सिद्धि के लिए नायक की मानसिक दशा को ध्यान में रखते हुए समस्त कथानक के विकास को 5 अवस्था में बांटा गया है। प्रारंभ, प्रारंभ में देखिएगा हरीश जी, तन्मय जी, संगीता जी, प्रारंभ कथानक का आरंभिक भाग जिसमें नायक की इच्छा या प्रमुख उद्देश्य का पता चलता है, इसे क्या कहते हैं? प्रारंभ। प्रत्न, इसमें नायक के उद्देश्य में बाधक विघ्नों एवं उनके समाहार के निमित्त किए गए प्रयत्नों का चित्रण होता है। किसमें? प्रत्न में। प्रारंभ में क्या होता है? कथानक का आरंभिक भाग जिसमें नायक की इच्छा प्रमुख को उद्देश्य का पता चलता है, प्रारंभ में। प्रयत्न में जिसमें नायक के उद्देश्य में बाधक विघ्नों, उनके समाहार निमित्त किए गए प्रयत्नों का चित्रण होता है। प्रत्याशा, प्रत्याशा में क्या होता है? इस अवस्था में नायक का उत्कर्ष होने लगता है, उसके मार्ग की कठिनाई दूर होने लगती हैं, उसे फल प्राप्ति की आशा होने लगती है। किसमें? प्रत्याशा में। नियताप्ति में क्या होता है? वह अवस्था होती है, नियताप्ति वह अवस्था होती है जबकि रुकावटों के दूर होने से नायक को फल प्राप्ति का निश्चित हो जाता है। तो नियताप्ति में जो है निश्चित हो जाता है कि फल प्राप्ति होगी। प्रत्याशा में जो है आशा रहती है कि फल प्राप्ति होगी, इसमें आशा होती है। नियताप्ति में ये जो है निश्चित हो जाता है कि नायक को फल प्राप्ति होगी। फलागम में क्या होता है? फलागम में ये होता है कि इसमें नायक को फल की प्राप्ति हो जाती है। किसमें? फलागम में। फलागम में नायक को फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो है इस प्रकार यहाँ पर समझ कथानक के विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रारंभ, प्रत्न, प्रत्याशा, इसमें देखिएगा प्रत्याशा में फल की प्राप्ति की आशा रहती है, नियताप्ति में निश्चित हो जाता है फल, और फलागम में जो है फल प्राप्त हो जाता है। अब पढ़ते हैं अर्थ प्रकृति। देखिएगा अर्थ प्रकृति के बारे में, तो नाटक के फल रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवंतर घटनाएं अर्थ प्रकृति कहलाती हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं। अर्थ प्रकृति पूछा जाता है कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। अर्थ प्रकृति किसे कहते हैं दीपक जी? नाटक में फल रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवंतर घटनाएं अर्थ प्रकृति कहलाती हैं। अर्थ प्रकृति 5 प्रकार की होती हैं, बीजक, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। ये अर्थ प्रकृति मानी जाती हैं। बीज क्या कहलाता है? देखिएगा बीज में फल के प्रथम हेतु को बीज कहते हैं। फल के प्रथम हेतु को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। बिंदु अवान्तर कथा के विच्छिन्न होने पर जो घटना उसे प्रधान कथा के साथ जोड़ने वाली होती है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। पताका कैसे कहते हैं? मूल्य कथानक को फलोन्मुख करने में योग देने वाली बड़ी प्रासंगिक कथाएं जो अंत तक चलती रहती हैं वह क्या कहलाती हैं? पताका कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पताका कहलाती हैं। तो पताका आप समझ गए होंगे। देखिएगा पताका में मूल कथानक को फलोन्मुख करने योग्य देने वाली बड़ी प्रासंगिक कथाएं जो अंत तक चलती हैं उसे पताका कहते हैं। प्रकरी क्या कहते? प्रकरी किसे कहते हैं? प्रकरी देखिएगा ऐसी छोटी छोटी कथाएं जो अवसर विशेष पर आकर और मुख्य कथा की सहायता करके समाप्त हो जाती हैं वह क्या कहलाती हैं? प्रकरी कहलाती हैं। प्रकरी कैसे कहते हैं? ऐसी छोटी छोटी कथाएं जो अवसर विशेष पर आकर और मुख्य कथा की सहायता करके समाप्त हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रकरी कहते हैं। कार्य
कार्य किसे कहते हैं? वह साध्य जिसकी सिद्धि के लिए नाटक में सारी सामग्री एकत्रित की जाती है उसे कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वह साध्य जिसकी सिद्धि के लिए नाटक में सारी सामग्री एकत्रित की जाती है उसे कार्य कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है अर्थ प्रकृति को 5 वर्गों में जो है 5 प्रकार की होती हैं अर्थ प्रकृति। तो बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य आपका सही आंसर होगा। तो ये बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं संधि के बारे में। अब संधि देखिएगा, इसी में जो संधि होती है, देखिए संधि एक प्रयोजन से संबंधित कथा वस्तु को दूसरे प्रयोजन से संबंधित कथा वस्तु के अंश से संबंध रखने की कला संधि कहलाती है। ये 5 होती हैं। ये कितनी होती हैं? 5 होती हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लवली जी, संगीता जी, विशाल जी, अमित जी। संधि एक प्रयोजन से संबंधित कथा वस्तु को दूसरे प्रयोजन से संबंधित कथा वस्तु के अंश से संबंध करने की कला संधि कहलाती है। 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी देख लें। ये 5 प्रकार की मुख्य होती है, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और अवमर्श और निर्वहन। ये 5 होती हैं। तो यहाँ पर मुख्य को पढ़ लेते हैं। बीज तथा प्रारंभ को मिलाने वाली संधि मुख्य संधि कहलाती है। बीज तथा आरंभ लिखा, सॉरी आरंभ है यहाँ पर। बीज अथवा या बीज तथा आरंभ को मिलाने वाली संधि मुख्य संधि कहलाती है। नाटक का वह स्थल है जहाँ विविध कथाओं, उपकथाओं, रसों और वस्तुओं की भावना होती है। प्रतिमुख देखिएगा, बिंदु तथा प्रयत्न के बिंदु तथा यत्न को मिलाने वाली संधि प्रतिमुख कहलाती है। बिंदु तथा यत्न को मिलाने वाली संधि क्या कहलाती है? प्रतिमुख कहलाती है। गर्भ संधि नाटक का वह अंश है जहां कुछ प्रकाशित बीज का बार बार अन्वेषण होता है, वह यहाँ पर जो है गर्भ संधि है। गर्भ संधि नाटक का वह अंश है जहां कुछ प्रकाशित बीज का बार बार अन्वेषण होता है। विमर्श या अवमर्श, विमर्श या अवमर्श को यहाँ पर पढ़ते हैं। किसे कहते हैं विमर्श और अवमर्श? तो देखिएगा यहाँ पर, इसमें बीज के अधिक विस्तार होने से कथानक में फलोन्मुक्तता आती है। किसमें? विमर्श में। विमर्श में या अवमर्श में इसमें बीज के अधिक विस्तार होने से कथानक में फलोन्मुक्तता आती है। विमर्श या अवमर्श में। निर्वहन, जहाँ कार्य तथा फलागम मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? निर्वहन कहते हैं। जहाँ कार्य तथा फलागम मिलते हैं निर्वहन कहते हैं। उसके लिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। निर्वहन आपका इस प्रकार। आगे अब अपन पढ़ते हैं। ये तो अपन ने पढ़े क्या? संधि थी, जो संधि ये 5 होती हैं संधियां, मुख्य, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और अवमर्श या फिर और निर्वहन। अब अपन नाटक के भेद पढ़ते हैं। नाटक के भेद तो जो कि पूछे ही जाते हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। तो देखिएगा यहाँ पर नाटक के भेद, इसका कथानक पंच संधि युक्त होता है तथा पौराणिक या ऐतिहासिक भी होता है। इसमें 5 से 10 तक अंक होते हैं। किसमें? नाटक में। नाटक में ये आपको याद रखना है, इसका कथानक पंच संधि युक्त होता है, पौराणिक और ऐतिहासिक होता है। इसमें जो है 5 से 10 अंक होते हैं। इसमें वह पहले आपके लिए अंक देख लेते हैं। यहाँ पर नाटक के अपन भेद पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इसके 10 भेद होते हैं। नाटक के कितने भेद होते हैं? रूपक के भेद पूछा है। रूपक के कितने भेद होते हैं? रूपक के 10 भेद होते हैं। रूपक के 10 भेद होते हैं। कौन कौन से? नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, डिम, व्यायोग और समौकार, बीती, अंक और ईहा मृग। ये आपके 10 होते हैं। याद रखिएगा। अब अपन पढ़ रहे हैं ये यहाँ पर रूपक के भेद हैं। सॉरी, यहाँ पर नाटक के भेद बता दिया, वो नाटक रूपक के भेद के अंतर्गत आता है। तो रूपक के कितने भेद होते हैं? रूपक के 10 भेद होते हैं। इसमें पहला भेद कौन सा है? नाटक। इसका कथानक पंच संधि युक्त होता है तथा पौराणिक या ऐतिहासिक, आजकल सामाजिक भी होता है। इसमें 5 से 10 तक अंक होते हैं। किसमें? नाटक में। रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण। प्रकरण में देखिए इसकी कला लौकिक और एवं कवि कल्पित होती है। किसकी कला? प्रकरण की। ये दूसरा भेद माना जाता है रूपक का।
रूपक का तीसरा भेद कौन सा है? भाड़। इसमें 1 अंक होता है। ये आपसे तो पूछा ही जाता है, भाड़ में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। कथा धूर्तों के चरित्र से युक्त होती है। श्रृंगार रस की प्रधानता होती है किसमें? भाड़ में। भाड़ में याद रखना। प्रहसन, प्रहसन इसमें 1 अंक में कल्पित कथा वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। हास्य रस की प्रधानता होती है। प्रहसन में किस रस की प्रधानता होती है? हास्य रस की प्रधानता होती है। भाड़ में किस रस की प्रधानता होती है? श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। डिम, डिम में कितने अंक होते हैं? तो देखिएगा, डिम में 4 अंक होते हैं। डिम में 4 अंक होते हैं। कथा माया इंद्रजाल आदि से संबंधित होती है। रौद्र रस का परिपाक होता है। डिम में जो है रौद्र रस का परिपाक होता है। अब पढ़ते हैं आगे व्यायुग। व्यायुग इसमें 1 अंक में ही इतिहास प्रसिद्ध कथा वस्तु का निर्वाह किया जाता है। किसमें? व्यायुग में। व्यायुग में 1 ही जो है अंक में इतिहास की प्रसिद्ध कथा वस्तु का निर्वाह किया जाता है। समौकार, समौकार में इसमें देव दैत्य संबंधी पौराणिक कथानक का 3 अंकों में प्रतिपादन किया जाता है। किसमें? समौकार में। समौकार में इसमें देव दैत्य संबंधी पौराणिक कथानक का 3 अंकों में प्रतिपादन किया जाता है। आगे बीथी, बीथी इसमें 1 अंक होता है। बीथी किसे कहते हैं? अपन ने पढ़ा है ये। बीथी में 1 अंक होता है। नायक श्रृंगार प्रिय होता है और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। किसमें? बीथी में। बीथी में किस रस की प्रधानता होती है? श्रृंगार रस की। अंक, अंक, अंक जो है 1 ही अंक में खेल दिखलाना। 1 ही अंक में खेल दिखलाना, नायक गुणी और आख्यान प्रसिद्ध हो। किसमें? अंक में। ईहा मृग, इसमें 4 अंक होते हैं। ईहा मृग में 4 अंक होते हैं। इसमें कथा वस्तु मिश्रित, कुछ ऐतिहासिक और कुछ कल्पित होती है। किसमें? ईहा मृग में। तो ये जो है माने जाते हैं, ये माने जाते हैं किनके? रूपक के 10 भेद। रूपक के 10 भेद ये माने जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार अपन ने पढ़े यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और एक बार देख लेते हैं नाटक के अपन क्या पढ़ रहे हैं? भेद पढ़ रहे हैं। नाटक के भेद और तत्व और भेद पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक के 3 तत्व माने गए हैं। वस्तु, कथानक, नेता अर्थात पात्र जिसको चरित्र चित्रण बोलते हैं, और उसके बाद रस। ये 3 जो हैं भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक के 3 तत्व हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नाटक के 6 तत्व माने गए हैं। कौन कौन से? वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, उद्देश्य और शैली। अब देखिएगा, यहाँ पर वस्तु के भेद होते हैं। वस्तु के जो हैं भेद अलग होते हैं। यहाँ पर भारतीय आचार्यों ने नाटक को अधिकारी, अभिनय, नाट्य प्रयोग तथा लोक नृत्य के भेद से अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया है। फल प्राप्ति की दृष्टि से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। अधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। अभिनय की दृष्टि से कथाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? दृश्य और सूच्य। कौन कौन सी होती हैं? दृश्य और सूच्य होती हैं। सूच्य होती हैं। देखिएगा, सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं? अर्थोपक्षेपक कहते हैं। सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले को अर्थोपक्षेपक कहते हैं। अर्थोपक्षेपक ये 5 प्रकार की होते हैं। अर्थोपक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, जिसमें विस्कंबक, विस्कंबक में वह आते हैं बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को विस्कंबक कहते हैं, पूछा जाता है। प्रवेशक, इसके अंतर्गत भी सूचना विस्कंबक की बात दी जाती है, किंतु इसके सूचक पात्र अधम श्रेणी के होते हैं। चूलिका, पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? चूलिका कहते हैं। अंकाश, यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने का संकेत हो तो उसे अंकाश कहते हैं। अंकावतार, जहां प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक की वस्तु प्रारंभ हो वहां पर क्या होता है? अंकावतार होता है। तो अर्थोपक्षेपक के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर नाट्य प्रयोग। नाट्य प्रयोग में देखिएगा, नाट्य प्रयोग के आधार पर कथा के 3 भेद होते हैं। नाट्य प्रयोग के आधार पर कथा के 3 भेद होते हैं। सर्वश्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य। ये अब भी अपन ने पढ़ चुकी हैं। लोक दृष्टि से कथानक के 3 भेद होते हैं। देखिएगा, अभी अपन ने पढ़ा है यहाँ पर कि
नाट्य प्रयोग के आधार पर कथा के 3 भेद होते हैं। अब लोक वृत्ति की दृष्टि से कथानक के कितने 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। आगे बढ़ते हैं। कथा विन्यास। कथा विन्यास के 3 आधार माने गए हैं। कौन कौन से? कथा विन्यास के 3 आधार माने गए हैं। कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति और संधि, ये माने गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कथा विन्यास के 3 आधार कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति और संधि, ये 3 माने गए हैं। अब देखिएगा कार्यावस्था के अंतर्गत जो है 5 जो है अवस्थाओं में बांटा गया है। इसमें आता है प्रारंभ, प्रत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। देखिए प्रत्न में इसमें नायक के उद्देश्य में बाधक विघ्नों और उनके समाहार के निमित्त किए गए प्रत्न का चित्रण होता है। प्रारंभ में जो है कथानक का आरंभिक भाग, जिसमें नायक की इच्छा या प्रमुख उद्देश्य का पता चलता है। फिर प्रयत्न में ये पता चलता है नायक के उद्देश्य में बाधक विघ्नों और उनके समाहार के निमित्त किए गए प्रयत्नों का चित्रण होता है। प्रत्याशा में ये पता चलता है कि इस अवस्था में नायक उत्कर्ष होने लगता है, उसके मार्ग की कठिनाइयां दूर होने लगती हैं और उसे फल प्राप्ति की आशा होती है। प्रत्याशा में नियताप्ति में फल प्राप्ति का जो है निश्चय हो जाता है और फलागम में जो है नायक को फल प्राप्त हो जाता है। फिर अपन पढ़ते हैं अर्थ प्रकृति। तो देखिएगा अर्थ प्रकृति ये 5 होती हैं। कौन कौन सी? बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। ये अपन ने अर्थ प्रकृति पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। बीज, बिंदु, पताका और प्रकरी, ये अर्थ बिंदु हैं। फिर अपन पढ़ रहे हैं संधि। तो संधि में ये जो हैं ये भी 5 होती हैं। कौन कौन सी? मुख, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और या अमर्श और निर्वहन, ये जो हैं संधि 5 होती हैं। फिर इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं रूपक के भेद। तो रूपक के भेद जो हैं कितने होते हैं? 10 होते हैं। अंश जी रूपक के भेद कितने होते हैं? सुमित जी, तो आप सभी का सही आंसर होगा, रूपक के 10 भेद होते हैं। कौन कौन से? नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समौकार, वीथी, अंक और ईहा मृग, ये 10 भेद होते हैं। किसके? रूपक के। याद रखिएगा, पूछा ही जाता है रूपक के कितने भेद होते हैं। तो रूपक के 10 भेद होते हैं। ये आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, एक बार और देख लेना इस वीडियो को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आपके इसमें। तो ये अपने आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कल अपन पढ़ेंगे भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर देखिएगा भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा को किस प्रकार विभाजित किया गया है, तो वह अपन यहाँ पर कल पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपन ने एक एक चैप्टर यहाँ पर अपन कंप्लीट करते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सा समझ में आते जाता होगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर नाटक के तत्व और भेद से संबंधित सभी लोगों ने वीडियो जो है देखा। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे, पूछा जाता है। आप लोग पहले तो पढ़ चुके होंगे, बस यहाँ पर जो है अपना रिवीजन होता जाता है, याद होते जाते हैं ये। तो इसी प्रकार आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर लाते रहेंगे सभी जो है अपन। अब कल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है कल की क्लास में भी, तो सभी लोग जुड़िएगा। इसी तरह से लाइक शेयर अवश्य कर लें। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे, और बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक अवश्य कर लें। बिल्कुल सही, रूपक के 10 भेद होते हैं। बिल्कुल सही, रूपक के 10 भेद होते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।